एनर्जी थ्योरम आपकी बुक में जो दिया है वो सिर्फ ये बोल रहा है अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस इन काइनेटिक एनर्जी। वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से बोल रहा है, जबकि वर्क डन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज और टोटल मैकेनिकल एनर्जी के चेंज तीनों के बराबर हो सकता है, केवल इसके और केवल इसके। जब इसकी बात कर रहे हैं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अपने आप शामिल है। और किसकी? ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी किसकी? बॉडी की। पोटेंशियल एनर्जी किसकी? बॉडी की। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं, ठीक है? तो अब जैसे एक बॉडी है, उस पे लगातार कोई फोर्स F लग रही थी, F की वजह से उसने डिस्प्लेसमेंट किया S, ठीक है? जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? F S। अब यहां पे इसकी मान लीजिए जब फोर्स लगना शुरू हुई थी तब इनिशियल वेलोसिटी u थी और बाद में फाइनल वेलोसिटी v हो गई। इसका मास m था, बाद में भी मास m होगा। तो अब इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ m v स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ m u स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? डेल्टा के लिख रहा हूं मैं, डेल्टा के ई भी लिख लेते हैं कुछ लोग। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रहा है कि भाई W इज इक्वल टू डेल्टा के होता है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसको लिखना है तो Fs इज इक्वल टू m/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आप कर सकते हैं, ठीक है? बस ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। आपको इस फॉर्मेट में याद करना। अब उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि कोई बॉडी है वो u वेलोसिटी से चल रही थी और बाद में ये रुक जाती, जीरो वेलोसिटी हो जाती। ऐसा होता है गाड़ी का ब्रेक लगाने में। तब क्या हो जाएगा? ब्रेक लगाने में यहाँ पे मान लीजिए नेगेटिव फोर्स लग रही होगी, कौन सी? फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन ही तो आखिरी में रोक देगा। आप गाड़ी चला रहे हैं, चलाते 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 आपने सोचा कि अब हमें आगे जाके रुकना है, तो आपने पूरा इंजन बंद कर दिया, चाबी निकाल ली, ब्रेक भी लगाना शुरू कर दिया, तो थोड़ी देर बाद गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। कौन रोकेगा? फ्रिक्शन रुकेगा। आपसे बोला जाएगा फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तब भी आप यही लगाएंगे W इज इक्वल टू डेल्टा के। तब कैसा दिखाई देगा? W इज इक्वल टू डेल्टा के, फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इस दौरान डिस्प्लेसमेंट किया गया यही S, और इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 0 माइनस m u स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आप माइनस साइन भी लगा सकते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव होता है, वो चीज यहाँ से दिख भी रही है। आप समझ रहे हैं ना? V तो यहाँ पे 0 हो गया ना, तो इधर 0 रख लिया हमने, 0 माइनस हाफ m स्क्वायर mu स्क्वायर, ये आ गया। तो इस तरह से आप दोनों ही तरीके से, चाहे वेलोसिटी बढ़ रही हो, u से बढ़ के v हो गई या u से घट के 0 हो गई, दोनों ही केस में आप बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब दूसरी चीज आ गई, एक मजदूर है, उसने ब्रिक्स उठाकर छत पे रख दिया बिल्डिंग के, तो उसने काफी काम किया, है ना? किसके अगेंस्ट में काम किया उसने? वर्क डन किसके अगेंस्ट में किया? उसने ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी फोर्स जो है mg, अरे यार ये जो भी एक ईंटे हो या कई ईंटे हो, उस सामान को उठा के ऊपर पहुंचा दिया और हाइट h में पहुंचाया, तो वर्क डन क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन हो गया।
अब अगर ध्यान से देखें आप तो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी या डेल्टा यू बोलते हैं आपकी बुक में, डेल्टा पीई बोल दो या डेल्टा यू बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो mgh माइनस 0 ऐसा हो गया है ना। तो W इज इक्वल टू डेल्टा यू हम लोगों को समझ में आ गया, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा। अब मान लीजिए यहां पर से हम लोगों ने कोई सामान था उसको धीरे 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 फेंका नहीं है, बस धीरे धीरे उतार कर नीचे ले आए, ठीक है, ऐसे ऐसे सीढ़ियों से होते हुए नीचे ले आए। यहाँ पे हमने ऊपर चढ़ाया था और यहाँ से हम लोग नीचे लेकर आए, बट धीरे धीरे। अगर तेज फेंके, अगर इसको ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पे तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, वो नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर अब क्या होगा, वर्क डन, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh थी। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। यहाँ पे ये इनिशियल था, ये फाइनल था। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे होने की वजह से mgh थी। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस mgh भी हो सकता है, वर्क डन इज इक्वल टू प्लस mgh भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि हम बिल्डिंग से नीचे उतार रहे हैं सामान या सामान को ऊपर ले जा रहे हैं। तो यहां से भी हम लोग कह सकते हैं W इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। दोनों बातें समझ में आ गई। अब ऐसा सिचुएशन हम लोग ले लें जहां पर एक पार्टिकल था, उस पे लगातार फोर्स हम लगा रहे थे, फोर्स लगाते 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 हम इसको यहां तक पहुंचा दिए, ठीक है, ये ऊपर ही है इसके। अब इस प्रोसेस में हम कितनी डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया हम लोगों ने, s तय कर लिया। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स ही लगा रहे हैं इसमें। तो शुरू में इसमें वेलोसिटी v थी और इसको आप ये भी मान लीजिए कि ये लेवल ग्राउंड से थोड़ा ऊंचाई पर ही था, ठीक है ना, ताकि पूरी सिचुएशन हमें समझ में आए। लेवल ग्राउंड से ये थोड़ी ऊंचाई पे था, h1 हाइट पे था, फिर h2 हाइट में आ गया, v1 वेलोसिटी थी, फिर v2 वेलोसिटी हो गई। अब वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे, चेंज इन टोटल एनर्जी, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये भी कह सकते हो। तब हम लोग कैसे लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, इधर पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, हाफ m v2 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस हाफ m v1 स्क्वायर प्लस mgh1। अब इसको और इसको साथ में कर लोगे, ये और ये साथ में हो गए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये और ये साथ में हो गए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन या FF जैसा लिखना चाहें इज इक्वल टू, चलो दोबारा वर्क डन ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है ना। इन दोनों को साथ में रख के यहां लिख दिया, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है ना। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी यहां लिख दिया, mgh2 माइनस mgh1 वो यहां पे लिख दिया, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से आपने ये बात समझी कि वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज चेंज इन potential energy only, work done is change in kinetic energy only। यहां पे क्या था कि हाइट और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रहा है, यहां पे सिर्फ हाइट चेंज हो रही है और यहां पे सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही है।
हाइट और वेलोसिटी दोनों चेंज होने की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों चेंज हो रही है। यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। बॉडी जिसका मास m है वो u वेलोसिटी से चल रही थी, उस पे एक कांस्टेंट फोर्स F लगना शुरू हुआ, जिसकी वजह से वो s डिस्टेंस और चली और तब तक उसकी वेलोसिटी बढ़कर v हो गई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² हो गया। हमारा गोल ये है कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करें, यानी ये प्रूव कर दें कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा S तो होता है, मतलब dw इज इक्वल टू F डेल्टा S, तो पूरा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू पूरा डिस्टेंस जितना चला। कांस्टेंट फोर्स है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। F इज इक्वल टू ma लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि जब कांस्टेंट फोर्स हो या ना हो हमेशा F इज इक्वल टू ma तो ट्रू होता है। अब एक और बात है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as होता है, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू as, 2as हो जाएगा। आप चाहें तो 2 को इस तरफ ले आए, कैसे, इस 2 को यहां ले आइए, as इज इक्वल टू v² माइनस u² बाई 2, ऐसा हम कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट फोर्स है, तो ये ट्रू होगा। अब m v² माइनस u² बाई 2 बहुत लोग को दिखने लगा होगा, mv² बाई 2 माइनस mu² बाई 2, यार mv² बाई 2 ये है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कि यहां से हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लो हो गया प्रूफ, है ना। तो ये हम लोग ने इक्वेशन ऑफ मोशन और F इज इक्वल टू ma की मदद से प्रूव कर दिया। जरा बढ़िया से कॉपी करिए, इसे लिख लीजिए। अब अगर कैलकुलस वाले मेथड से प्रूव करना चाहें तो dw इज इक्वल टू F ds ऐसा हो जाएगा। फिर से हम लोग F इज इक्वल टू ma लिखेंगे, a लिखने के बाद a होता क्या है, dv बाई dt होता है, और ds है ही है, ये वाला ds। हम क्या करेंगे, इस ds और dt को साथ में ले लें, ds बाई dt, और dv को अकेला बचा लें, तो ds बाई dt क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा, और v हो जाएगा, केवल ds बाई dt v हो जाएगा, और ये हो जाएगा dv, है ना भाई। ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, यूज कर रहे हैं हम लोग बढ़िया से। मास कांस्टेंट ही है, तो अब इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, v dv। अब v कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, u से लेके v तक, सेम फोटो काम आ जाएगी यहाँ पे, है ना, u से लेके v तक। वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ dw 0 से w हो जाएगा, है ना, तो वर्क डन आ गया ऐसा। अब आप देखिए v² डिवाइडेड बाई 2, v का क्या हो जाएगा, v² बाई 2, लिमिट कहां से, u से लेके v तक, तो वर्क डन क्या हो गया, mv² बाई 2 माइनस mu² बाई 2। अब वहीं पहुंच गए जहां थे, यहां से लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कि हम कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
जब आपसे पूछा जाए स्कूल में कि भाई हमें वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करके दिखाओ, बस कौन सा मेथड लगाओगे हमें नहीं मतलब है, तब आप ये कर लीजिएगा, ये आसान है, ये सब कुछ ट्राई कर जाएगा। और जब आपसे कहा जाए कि वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करो यूजिंग कैलकुलस, तब आपकी मजबूरी होगी ये करना पड़ेगा आपको। दोनों मेथड सीख लीजिए, ऐसे ही अपनी कॉपी में अगल बगल लिखिए ताकि आप एक कंपैरेटिव स्टडी कर पाए कि हाँ दोनों में लगभग चल सेम ही चीजें रही हैं। रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम करना है हम लोग को, और ये जूनियर क्लासेस में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 10th में भी हम जानते थे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। m मास है, v वेलोसिटी है, ये पहले से हम जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है बताइए बच्चों? जूल। हाँ, मोमेंटम की kg मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि K और P में ही रिलेशनशिप आ जाए, तो क्या करेंगे, अपनी तरफ से हाफ m को डिवाइड करेंगे और m को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यार, m² v² हो जाएगा, तो डायरेक्टली यही लिख सकते थे हम लोग, m² v², और m² v² को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2m mv होल। हाँ mv² कर सकते हैं, और mv की जगह हमने p रख दिया। तो बस अब हम लोग चाहें तो k एक मतलब रिलेशनशिप ये भी हो गया, k इज इक्वल टू p²/2m, ठीक है। और आपकी बुक एक और तरीके से इसको लिख रही है कि 2m को उस तरफ ले जाइए आप, और 2mk इज इक्वल टू p² √2mk। अगले साल जब आप 12th में होंगे तो वहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी एक चैप्टर होगा, इसमें एटम करके होगा, फिजिक्स में भी होगा, ठीक है। तो वहां पे फिर यही डेरिवेशन हम लोग करेंगे, तो बहुत आसान है, इतना जल्दी हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सवालों के लिए यूजफुल है वो डिराइव कर लें। जैसे यहां से भाई m तो मास है, कांस्टेंट है, मान लीजिए वही पार्टिकल है, वो v वेलोसिटी से चल रहा है, मास m है, तो उसका मोमेंटम p इज इक्वल टू mv से बताया जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ mv² से बताया जाएगा। अब आप क्योंकि मास कांस्टेंट है, तो m कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो आप ये नहीं कह सकते k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p², और यहां से कह सकते हैं p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k, एक ही बात है दोनों, है ना। तो यहां से एक जो सवालों के लिए कॉन्सेप्ट आ जाएगा या रिलेशनशिप आ जाएगा, ये भी, हाँ ये भी आप लगातार मतलब डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कई बार आपको बोला जाएगा एक बॉडी है, वो किसी वेलोसिटी से चल रही थी, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी 100 जूल थी, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी 400 जूल हो गई, तो इनिशियली उसका मोमेंटम अगर इतना था तो बाद में कितना होगा, या उसका मोमेंटम कितने टाइम्स हो जाएगा, या उसका मोमेंटम कितने परसेंटेज बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो ये सब यहाँ से आसानी से हो जाएगा। अच्छा, अब इससे हम लोग क्या रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही P1/P2 इज इक्वल टू √K1, एक साथ भी लिख सकते हो आप, पूरा अंडर रूट भी लगा सकते थे, K1/K2, ठीक है। तो ये अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, कई बार यही प्रूव करने को आ जाता है, ठीक है, ये रिलेशनशिप और ये प्रूव करने को आ जाएगा, या ये प्रूव करने को आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 बक्से लिखे हुए हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन चारों बक्सों का एक ही मतलब है, कॉपी कर लीजिए। तो हम लोग के जो दो रिलेशंस थे
काइनेटिक एनर्जी को हमने मोमेंटम के टर्म में लिखा या मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखा, एक ही बात है। इन पर हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। जैसे y इज इक्वल टू mx ग्राफ क्या होता है भाई, 0,0 से पास होने वाला एक स्ट्रेट लाइन। तो इसको आप क्या करिए, k इज इक्वल टू 1/2m। अच्छा यहाँ पे यार m स्लोप होता है, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कैपिटल M कर लीजिए ठीक है। और ये p स्क्वायर, मतलब ये ना सोचिए कि m को 1/2m कैसे लिख दिया, यहाँ तो कंपेयर कर रहे हैं। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम 0,0, 0,0 से जाने वाली लाइन की जनरल इक्वेशन है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो स्लोप है वो 1/2m हो गई, y की जगह हम लोग k रख दें, y एक्सिस में हमने k रख दिया, x एक्सिस में हम लोग p स्क्वायर रख दें, और बस अपना कोई भी स्ट्रेट लाइन कैसी भी आप बना दीजिए, और यहां पे आप लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू 1/2m, जहां पे मास है। अब इसमें करेंगे क्या, वो लोग कैसे सवाल देंगे कि काइनेटिक एनर्जी, मतलब ग्राफ कोई बना दिया अपना, खुद ही बोल दिया कि ये काइनेटिक एनर्जी है और ये p स्क्वायर है, ऐसे बना दिया, एक पॉइंट दे दिया यहां पे 3,2 दे दिया, ठीक। अब इसी में बोलेंगे कैलकुलेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बोले भाई पता नहीं, अजीब सी चीज, क्या काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम स्क्वायर बोल रहा, एक पॉइंट दे दिया और कह रहा मास बताओ, ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब सी बात हो गई। लेकिन आप कर सकते हैं। आपने क्या सीखा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम स्क्वायर का अगर ग्राफ है तो उसका स्लोप जो होता है वो 1/2m के बराबर होता है। अब इसका स्लोप तुम निकाल लो, स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, समझ रहे हो। तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0, और स्लोप का फॉर्मूला क्या है, 1/2m, 2/3। तो 1/2 इंटू 3/2, ये हो गया m के बराबर। तो यहां से m क्या आ गया अपना, 3/4 kg। आ गई बात समझ में। यहां पे काइनेटिक अपना लिख देगा वो कि जो ये ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी भाई जूल में नापी जा रही है, और मोमेंटम जो है वो नापा जा रहा है kg मीटर पर सेकंड, लेकिन ये इसका स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लगा देगा। बढ़िया ग्राफ मस्त बनाएगा, एक पॉइंट दे दिया और फाइंड द मास। बोलिए बच्चों, है बढ़िया सवाल कि नहीं। यूनिट देना जरूरी है? नहीं, यूनिट जब तक नहीं देगा तब तक आप मास का यूनिट नहीं बता पाएंगे ना भाई। ये एसआई यूनिट है, ये सब एसआई में है, तो इसको भी एसआई में होना पड़ेगा। अरे मैंने पूछा है बढ़िया सवाल कि नहीं, तो तुम लोग कुछ बोले नहीं। सर हम लोग वो कर रहे थे सर, सोच रहे थे कि मतलब ऐसा हो सकता है क्या हमारे साथ। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दिस इज वेरी फेमस। मतलब इस तरह से किसी भी फॉर्मूले को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो लोग उससे सवाल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है और मास कांस्टेंट है, उस चीज का हम लोग यूज कर रहे हैं। अब एक और काम हम लोग यहां पे कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। कैसा, हम लोग ने अभी क्या प्लॉट किया, ये वाला प्लॉट किया, समझे। अगर मान लीजिए इसका ग्राफ, किसका ग्राफ है ये, k इज इक्वल टू 1/2m p स्क्वायर। उल्टा कर दें आप, बोले नहीं नहीं ये वाला करो, ठीक है, ये वाला करो। ये वाला करने में क्या होगा, इधर p कर लेंगे और इधर √k कर लेंगे, ठीक है, फिर से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, बोलो भाई, इसका स्लोप क्या होगा, हाँ, अरे √2m अगर तुमने बता दिया तो मतलब अभी तक जो हुआ वो सब समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई मुझे। तो एक ये ग्राफ छाप लीजिए,
एक ये ग्राफ छाप लीजिए। ये तो इन दो रिलेशंस के स्ट्रेट लाइन में कन्वर्जन है। अब कोई बोले नहीं नहीं सर ये स्क्वायर आप करे दे रहे हैं, एक्सिस में अंडर रूट करे दे रहे हैं, हमको पसंद नहीं आया, आप सीधा सीधा क्यों नहीं प्लॉट कर रहे हैं। तो देखिए अगर सीधा सीधा प्लॉट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको चलिए यहां लिख लेता हूं मैं, P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। ठीक है, ये ग्राफ मतलब ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है। अब यहां पे क्या होगा, ये स्क्वायर है तो यानी कि तेजी से बढ़ेगा, तो बस यहां पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो कर्व में क्या होता है कि कोई स्लोप की बात नहीं होती, वहां तो फिर इंस्टेंटेनियस स्लोप होएगी, हर पॉइंट पे अलग अलग स्लोप है, तो इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। के और ये हो गया पी, सॉरी पी नीचे हो गया और के ऐसा हो गया। अब कोई बोले नहीं सर ये वाला करिए, तो ये वाले में कैसा होगा, फिर से बनाएंगे एक्सिस, ये वाले में P ऊपर हो जाएगा और K नीचे हो जाएगा। या कुछ लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं P स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk, है ना, तो ये पैराबोला जैसा हो जाएगा। P स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk बोल दो, चाहे P इज इक्वल टू अंडर, चाहे यही बोल दो जो यहां लिखा हुआ, एक ही बात है। और यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, K इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m। तो हम लोगों ने फॉर्मूला एक ही सीखा, ग्राफ सीख लिए 1 2 3 4, अच्छे से लिख डालिए। अब आते हैं हम लोग बच्चों पोटेंशियल एनर्जी पे। वैसे तो हम लोग जानते ही हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है PE इज इक्वल टू mgh, है ना, लेकिन ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है। फिर थोड़ी देर पहले पढ़ा हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं PE इज इक्वल टू mgh जैसे फॉर्मूले में, लेकिन अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे। PE, कुछ आपकी बुक इसको U भी लिखती है, इज इक्वल टू हाफ kx²। यहाँ पे कोई स्प्रिंग का कांस्टेंट के अभी देखेंगे। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से पोजीशन वाले पार्ट को ज्यादा एक्सप्लेन करती है। कैसे, मान लीजिए कि एक मास रखा हुआ है, वो नीचे mg लगा रहा है, mg लगा रहा है, तो अब इसकी अगर हमें जगह चेंज करनी है, इसको उठा के ऊपर तक ले जाना है, तो हमें अपनी तरफ से एक फोर्स लगानी पड़ेगी F। ये F लगी रहेगी हमेशा, और लगे 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 ये ऊपर आ गया, तो हमने इसकी क्या की, हाइट चेंज कर दी, ग्राउंड जीरो से इसे ऊपर उठा लिया। तो अगर वर्क डन वाली डेफिनेशन से हम लोग जाते हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स क्या है, mg है, और डिस्टेंस मूव्ड, या डिस्टेंस नहीं बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यहाँ s लगाते हैं, चलो s ही लगा दो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, h हो गया। अब देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव वर्क डन की बात नहीं होगी, पॉजिटिव ही होगा वर्क डन। और वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, तो हम लोग U इज इक्वल टू mgh लिख सकते हैं। वही बात हम लोग कर रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी को U से भी डिनोट कर रहे हैं। वैसे मैं PE लिखना पसंद करता हूं। तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड जीरो टू अ पर्टिकुलर हाइट h इज mgh, एंड U is the potential energy of the body at a height h above ground zero position। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा assumption क्या है, ये है ग्राउंड जीरो पोजीशन। ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, जैसे मैं अभी बता देता हूं। एक मान लीजिए पेंडुलम की लेंथ L है,
ठीक है, और उसे थीटा डिस्प्लेस किया गया, ठीक है। थीटा डिस्प्लेस करने के बाद भाई उसमें हाइट चेंज आ गया होगा एक तरीके से, कुछ डेल्टा एच यहाँ पे आया होगा, एच भी लिख सकते हो, डेल्टा एच भी लिख सकते हो। तो अब आपको इसमें बताना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब कितनी होगी। यहां तो ग्राउंड जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो आपको बताना है यूबी कितनी है, ठीक है। आपका आंसर ऐसा नहीं हो सकता, मतलब आप बड़े आराम से कह दें एम जी डेल्टा एच लेकिन डेल्टा एच आपको दिया नहीं गया, डेल्टा एच आपको निकालना है एल और थीटा के टर्म्स में। चलिए जरा ट्राई करिए। तो अब हमें ये डेल्टा एच गैप निकालना है। गैप निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप, इसको इससे जोड़ दीजिए, मतलब ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इस ग्राउंड जीरो के पैरेलल है। हमने इस वाले को जीरो पोटेंशियल पे मान लिया है। अब आप ये देख सकते हैं कि भाई ये 90 डिग्री है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको O मान लीजिए। बॉब अपना ये है, इस बॉब का मास m है, ग्रेविटी G लग रहा है अपना, इसको पॉइंट P मान लीजिए। तो हम ट्राइंगल OPB में इंटरेस्टेड हैं। ट्राइंगल OPB में अगर हम देखें तो देखो ये O है, ये B है, ये P है, लेकिन ये L है, दिस इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। और अगर ये एंगल थीटा है तो OP क्या होगा, L cos थीटा। अगर नहीं समझ में आया तो बताता हूं, दो ही चीजें हो, मतलब आप कर लीजिए अपना साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा, तीनों लिख लीजिए। साइन थीटा क्या होगा, एक तरीके से PB डिवाइडेड बाई L, cos थीटा क्या होगा OP डिवाइडेड बाई L, और tan थीटा क्या होगा PB डिवाइडेड बाई OP। तो हम इंटरेस्टेड किसमें, हम इंटरेस्टेड है OP कैलकुलेट करने में। दिया हमें क्या है L, तो OP और L वाला रिलेशन तो cos थीटा में ही आ रहा है। अब यहां से आप देख सकते हैं OP इज इक्वल टू L cos थीटा। तो अब हम लोगों ने OP निकाल लिया L cos थीटा, बिल्कुल आराम से। यहां से एक तरीके से इतना पार्ट है L cos थीटा, OP इज L cos थीटा। लेकिन हमें भूलना नहीं है कि पूरी हाइट जो है वो L है। L में से L cos थीटा कम कर देंगे तो PA आ जाएगा, और PA ही डेल्टा H के बराबर। डेल्टा H इज इक्वल टू L माइनस L cos थीटा, बस। तो डेल्टा H इज इक्वल टू, अब ये क्या होता है जेई में या आपके स्कूल के सवालों में, ये बस तुरंत ही कर देते हैं वो लोग, तो थोड़ा दिक्कत होती है बच्चों को, तो इसलिए मैंने इसे अपने थ्योरी का पार्ट बना लिया है। तो यहां से क्या आ जाएगा, UB इज इक्वल टू, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट B इज इक्वल टू mg L 1 माइनस cos थीटा। L को हमने कॉमन ले लिया। अच्छा सर, तो ये क्वेश्चन, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा जो आप अभी बता के रही है? क्वेश्चन इसमें इस तरह फ्रेम होगा, जैसे अगर मान लीजिए कि एक ये रॉड है, ये इधर से इधर मुड़ गई, तो बताइए उसका सेंटर ऑफ मास ले लिया आपने, और सेंटर ऑफ मास के हिसाब से उसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई, आप वही सेंटर ऑफ मास को यही मान लीजिए, यहां जो चीज L है वो L/2 से रिप्लेस हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन बनेगा। कई बार क्या होगा, आपने गोली मार दी, यहाँ पे यहाँ लकड़ी का ब्लॉक था, उसमें गोली मार दी, ये ऊपर चढ़ गया, तो आप बात बताइए कि गोली कितनी स्पीड से थी, अगर ये इतना चढ़ गया तो इसकी लेंथ कितनी है। तो इस रिलेशनशिप से आप फिर हाफ mv² को रिलेट करेंगे, इस तरह से वेलोसिटी, ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आ जाएगी। ये सब काम होगा।
तो इसलिए ये आप अगर समझ लीजिए कि L माइनस एल कॉस थीटा कैसे आता है, तो काफी सारे भविष्य के सवाल आप निपटा सकते हैं। और बच्चों के लिए यही समझना मुश्किल होता है कि ये भैया एकदम से कैसे आ गया, तो ऐसे आया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइडियल स्प्रिंग। तो देखिए स्प्रिंग में एक फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे F इज इक्वल टू एम ए है, लेकिन ये F इज इक्वल टू के एक्स होता है, ठीक है ना। वहां मास और एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे K और X होता है। K क्या होता है, आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो जान लीजिए K होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और K की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, ऐसा। और X क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कुछ लोग डिस्टेंस भी बोल देते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोलना अच्छा होता है। X की यूनिट होती मीटर। तो अगर हमें डायमेंशनली जज करना है तो भाई ये हो गया न्यूटन मीटर इंटू मीटर। तो F की मतलब यूनिट के हिसाब से अगर जज करना है, डायमेंशन भी कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, तो F की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन आ गई। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना ये फॉर्मूला भी हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई F इज इक्वल फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। आपकी बुक में F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा हुआ है, हम लोग केवल मैग्नीट्यूड के हिसाब से जांच लें। माइनस के एक्स भी वो डायमेंशन, वो डायरेक्शन उल्टा है ना। हाँ, वो केवल इसलिए है कि आप खींचते हैं इधर तो स्प्रिंग की फोर्स लगती है इधर, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं उसको। हाँ बिल्कुल, इसको F क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स। बिल्कुल सही बताया आपने। तो आपने इधर डिस्प्लेसमेंट किया लेकिन स्प्रिंग उसे वहां ले जाना चाहती, आपने इसको इधर डिस्प्लेसमेंट किया लेकिन स्प्रिंग इसको इधर ले जाना चाहती। तो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ के, इसलिए माइनस लगाते हैं। बट अभी आप अगर माइनस ना भी लगाएं इस चैप्टर में कोई दिक्कत, जब SHM आएगा तब थोड़ा जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो ठीक है, F इज इक्वल टू के एक्स अगर आपने सीख लिया तो उसके बाद अगला गोल हमारा ये है कि हम इसी से पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करें। तो देखिए वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अगर हम जरा सा इसको खिसकाएं, बस जरा सा खिसकाएं, तो F तो उतना ही लगेगा। जरा सा जो खिसकाया वो कितना हुआ, dx हुआ, ठीक है। ध्यान फिर से थोड़ा सा इसका हल्का सा डिस्प्लेसमेंट वाली सिचुएशन देख लेते हैं। मतलब हम लोगों ने बस थोड़ा सा खिसकाया, यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा बनाया है ताकि मतलब थोड़ा सा समझ में आए आपको। ये जरा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, तो वर्क डन भी जरा सा ही होगा। इसको बोला जाता है डिफरेंशियल वर्क डन, इसको बोला जाएगा डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब F इज इक्वल टू के एक्स है, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ती जाएगी, यहां इसका मतलब ये होता है। तो dw इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स। अब हमारे मन का हो गया, अब हम लोग इंटीग्रेट करने की स्थिति में आ गए। लगा दो सांप, के कांस्टेंट है ना। हाँ, के स्प्रिंग कांस्टेंट बोल ही रहा है, ठीक है। लगा दो सांप। अब सांप लगा दिया, उसके बाद क्या हो गया, इसको भी हटाओ, इधर से इधर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या हो गया, w, k को बाहर निकाल लिया, x dx, x स्क्वायर बाय, बस k x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब प्लस c भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो, एक कंडीशन आ जाती है, एट x इज इक्वल टू 0 वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहां से क्या आ जाएगा, c इज इक्वल, अरे 0 डाल दो, 0 डाल दो, c भी 0 आ गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। अब इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग बोल देते हैं। वर्क डन क्या हो गया भाई, एक्स खिसकाने में किया गया वर्क डन। तो एक्स खिसकी हुई अगर स्प्रिंग है, मान लीजिए कि ये स्प्रिंग जो है इसको इस तरफ खींच लिया,
अब ये dx नहीं है, अब ये खूब ज्यादा लंबी है। x को हम लोगों ने खींच लिया, तो खींच लेने पर अब इसको हम पकड़े हुए, तो पकड़े हुए में इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि उसका मन है इधर जाने का। फिर उल्टा कर लो, हम लोगों ने इस तरफ इसको दबा दिया, ठीक है, इसको पकड़ के यहां दबा दिया, तो अब इसका मन है इधर की तरफ जाने को, इसकी टेंडेंसी है इधर की तरफ जाने को, यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे घड़ी में होता है, घड़ी में हम लोग जब अलार्म भर देते हैं, अभी आजकल तो वैसी घड़ी आई नहीं रही, पहले ऐसी घड़ी होती है, इससे टाइट करते रहो, फिर टाइट करने में उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती, फिर धीरे 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 वो अनवाइंड होती है, तो 24 घंटे तक घड़ी चलती रहती, 7 दिन तक घड़ी चलती रहती थी। अलार्म उस टाइम पे बजने लगता था, टन 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 टन, जैसा चाहे वैसा कर लेते थे। और इस तरह से बहुत सारी जगह इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग क्या हुआ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और आइडियल स्प्रिंग में ही F इज इक्वल टू के एक्स होता है, और जो स्प्रिंग होती है किसी किसी में F इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर होगा, के एक्स क्यूब होगा, के एक्स रेस टू द पावर 1/2 होगा, कुछ अजीब सा होगा। लेकिन हम लोग अभी के एक्स वाले में ही रहेंगे, यानी फोर्स और एक्स में लीनियर होता है। इसमें एक और चीज है, भले मैंने यहाँ पे dx छोटा सा लिया है, इनफैक्ट ये x भी बहुत छोटा सा होता है। लेंथ ऑफ स्प्रिंग के सामने ये x बहुत छोटा होता है जब हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। ऐसा इतना स्प्रिंग नहीं खींच लेते हैं कि स्प्रिंग परमानेंटली खिंच जाए, उसका शेप ही डिफॉर्म हो जाए, ये हम लोग नहीं करते हैं। स्प्रिंग की आइडेंटिटी को हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहां पर हम लोग एक बात जान लें कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स में जितनी टोटल एनर्जी होगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, बस अलग अलग एनर्जीज एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहती है। साउंड एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है, हीट एनर्जी किसी और एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है, चेंज होता रहता है। ऐसा हम लोग ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी था कि जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल हीटर है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। तो ये हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये ट्रेडमार्क सेंटेंस है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है। जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताओ, तो हम लोग क्या बताएंगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब हम एग्जांपल ले लें फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी का। ये बना हुआ है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है, उस h हाइट की बिल्डिंग में हम लोग 3 पॉइंट मार्क करते हैं, A, B, C। A हाईएस्ट पॉइंट है, C लोएस्ट पॉइंट है यानी बॉटम है, टॉप बॉटम, और B जो है वो एक इंटरमीडिएरी पॉइंट है। असली में B मतलब लोकस टाइप का है, B कहीं पे भी जा सकता है। इंटरमीडिएरी पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि B इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड C, इसीलिए मैंने थोड़ा खिसका हुआ बनाया। तो ये जो टोटल एनर्जी वाली बात है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली बात है, वो ये कहेगा कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी पॉइंट। कौन सा पॉइंट, ए बी सी। ए पे क्या होगा, एम जी एच प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, एम जी एच प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, एम जी एच प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। क्या कर रहे हैं सर आप, एक ही चीज बार बार लिख रहे हैं? एक ही चीज नहीं लिख रहे हैं बेटा बार बार, ये सारी अलग अलग चीजें हो जाएंगी जैसे ही मैं ABC में इन्हें लिखूंगा, ठीक है। एम जी एच ए वी ए, एम जी एच बी वी बी, एम जी एच सी वी सी। अब तो समझ में आ रहा है। अब देखिए पॉइंट ए पे क्या है, यहां पे ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट है, तो VA जो है वो 0 है, और
हाइट यहाँ पे अच्छी खासी है तो एच ए यहाँ पे सरवाइव कर जाएगा, वी ए 0 होने की वजह से ये टर्म खत्म हो जाएगा। और इस अब बॉटम पॉइंट में आ जाओ, यहाँ पे वी तो अच्छा खासा है, मतलब जब यहाँ से गिरेगा तो काफी तेज वेलोसिटी से गिरेगा, यहाँ ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है लेकिन फाइनल वेलोसिटी अच्छी खासी है, तो वीसी तो होगा। बट अब यहाँ पे हाइट खत्म हो गई है, पॉइंट सी पे एच सी को आप 0 कर सकते हैं, तो इसलिए ये वाला टर्म चला जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एम जी एच ए इज इक्वल टू एम जी एच बी प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर। किसी किसी सवाल में हम लोग डायरेक्टली इसको भी इस्तेमाल कर लेंगे, कभी इनको इस्तेमाल कर लेंगे, कभी इनको इस्तेमाल कर लेंगे। जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा समझ में आएगी। तो कॉपी कर लीजिए, है ना, कि भाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर बार सेम है। यहां पे पॉइंट ए पे ऐसा हो रहा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर आ गई। यहाँ पे पॉइंट सी पे क्या हुआ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर आ गई। और यहाँ पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है पॉइंट बी पर, हियर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये सब चीजें वैसे 9th में भी थी। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एच बी कहां से मेजर करेंगे, तो आप देख लीजिए सारी जो हाइट्स हैं वो फ्रॉम ग्राउंड मेजर की जा रही है। ग्राउंड से पॉइंट सी की हाइट 0 है, ग्राउंड से पॉइंट बी की एच बी है, और ग्राउंड से पॉइंट ए की हाइट एच ए है। एच ए को आप एच बी लिख सकते हैं, विच इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पे आप कह सकते हैं एच ए इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और यहाँ पे आप जानते हैं कि वीसी इज द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अब हम लोग हाइट का एनर्जी से ग्राफ बनाने की कोशिश करें। तो देखिए कोई भी हाइट हो, टोटल एनर्जी तो उतनी ही होगी, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी अपना ये चल रही है, कैसी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दिस इज टोटल एनर्जी। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे भी उतनी ही, मतलब जब मैक्सिमम हाइट हो, और लोएस्ट पॉइंट पे भी उतनी ही, मतलब जब मिनिमम हाइट हो। तो मैक्सिमम हाइट इधर पे है, यानी कि ये रहा पॉइंट ए, और मिनिमम हाइट यहां पे है। 0 हाइट कहाँ, ये रहा पॉइंट सी। समझ में आ रही है बात। अब मैक्सिमम हाइट पर सबसे ज्यादा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे होगी। और चलो पॉइंट बी पे आ जाते हैं, तो पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी कम होगी, वो यहां कहीं होगी। और पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, वो यहां होगी। इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। पॉइंट बी थोड़ा बाहर आ गया, बट आप सेंटीमेंट समझ सकते हैं। तो ये लाल वाला ग्राफ जो है ये पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी होगा, है कि नहीं। तो जब 0 पोटेंशियल एनर्जी है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। यहां देखिए पॉइंट सी पे 0 पोटेंशियल एनर्जी है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जो आपका ये वाला पॉइंट है वो इधर से जाएगा, ये वाला जो ग्राफ है वो इधर से जाएगा, ऐसे। ठीक है, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है दोनों,
दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजिंग। कैसे? यहां पे देखिए पॉइंट सी से ए की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ऐसे जा रहे हैं, तो अगर यहां से ऊपर आप जाएं तो काइनेटिक एनर्जी लगातार डिक्रीज होगी। आप उल्टा समझ लीजिए, इसी बॉल को यहां से फेंक के अगर ऊपर पहुंचाया जाए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहां होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी यहां होगी। तो अच्छे से ग्राफ कॉपी कर लीजिए। और बिल्डिंग के हाइट के टर्म्स में अगर टोटल एनर्जी को देखना चाहें तो देखिए टोटल एनर्जी क्या है, mgha, यही तो है टोटल एनर्जी। ये तीनों ही टोटल एनर्जी के बराबर है। तो अगर हमें सिर्फ बिल्डिंग की हाइट पता हो, मास ऑफ द बॉडी पता हो, तो mgha से हम लोग निकाल लेंगे। mgha इज द टोटल एनर्जी। mgha इज ऑल्सो द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे हमने फ्री फॉल ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी पढ़ा, वैसे ही ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम समझेंगे। मास तो अपना आ गया और ये रही अपनी स्प्रिंग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मास मैंने जानबूझ के छोटा बनाया है क्योंकि हम लोग इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो इसको पकड़ के यहां तक ही खींच सकते हैं हम, इससे ज्यादा खींचेंगे तो स्प्रिंग डिफॉर्म हो जाएगी या टूट जाएगी। अब याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी सिस्टम चलता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे एक नया फॉर्मूला लेके आती है, हाफ kx², जहां पर k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि इसको यार कितना खींचा गया। मान लो कि इसको सबसे ज्यादा खींचा जा चुका है, जितना खींच सकते थे उतना खींच दिया ऐसे, ये उठ के अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में आ गया है। यहां से खींच के इधर तक ले आए तो ये यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन में आ गया। तो ये मीन पोजीशन ये वाली, एक्सट्रीम पोजीशन ये वाली, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग x कहते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी हमारी x पे डिपेंड करती है। तो जब x मैक्सिमम खिंच गया, मान लो एक्सट्रीम पोजीशन तक खिंच गया, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² जैसी हो जाएगी। और जैसे मतलब x अगर कम करते जाओगे तो उस मोमेंट की पोटेंशियल एनर्जी भी यही फॉर्मूला दे देगा। तो x यहाँ पे वेरिएबल है और x इधर जाएगा तो पॉजिटिव, और इसको पकड़ के यहां तक लाए और छोड़ दिया तो जिंग 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 करेगा। तो ऐसे में x नेगेटिव भी होगा, x की वैल्यू प्लस 0.5 मीटर, माइनस 0.5 मीटर, ऐसे अगर आप लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस रखें या माइनस रखें, x का स्क्वायर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी पॉजिटिव ही आएगी। अब बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा वैसी ही होती है, हाफ mv², ठीक है। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला और काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला, यहां बताने की जरूरत नहीं है। m इज द मास ऑफ द मास m इज द मास ऑफ द ब्लॉक एंड v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। इंस्टेंटेनियस सुन के डरना नहीं है यार, किसी भी मूवमेंट पे। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी बीच वाले एक्स में आ गए, यहां आ गए, जब इसको पकड़ के यहां तक खींच लिया तो ऐसे खींचने में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, जब सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी इसको छोड़ दिया तो ये यहां बढ़ना शुरू हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुई, काइनेटिक एनर्जी कम हुई, और फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन में फिर से रुक गया जाके, वो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मैक्सिमम हो गई, कम होने लगी, और उसके बाद फिर से 0 हो गई। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी जो है कम ज्यादा होगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे
और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी यानी 0 यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी का कैसे ग्राफ बन जाएगा? ठीक है, पैराबोला। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, 0 पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, फिर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, टिक 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 टिक। समझ गए? तो ये हो गया। ऐसा, ठीक है। अब यहां पे ये ब्लैक वाला जो है ये क्या बता रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। और जो रेड वाला है वो क्या बता रहा है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह की इक्वेशन हम बना सकते हैं। देखिए, जब सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी तो उसको हमने माना था पॉइंट ए, और जब सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी तो उसको माना था हमने पॉइंट सी। याद करिए अपने इस वाले डायग्राम से, पॉइंट ए और पॉइंट सी और बीच में कहीं पॉइंट बी। याद आया? तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे, तो लिख लो हाफ kx²। ठीक है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ mv_c²। है ना? देखो कितना मिलता जुलता है। और बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट आप कहीं पे भी ले लीजिए। पिछली बार हम लोगों ने ए के पास लिया था, तो चलो ए के पास ले लिया, यानी यहां कहीं पॉइंट बी अगर हमने ले लिया तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मिक्सचर होगा। तो हाफ kx² प्लस हाफ mv²। याद रखिए, यहां पे पॉइंट सी, यहां पे पॉइंट ए, एक्स ए है ना? एक्स ए है ये वाली डिस्टेंस, ओरिजिन से लेके यहां तक एक्स ए, और एक्स बी कहीं बीच में है। एक्स बी यहां पे थोड़ी छोटी है, और यहां पे mvb²। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्स ए के हिसाब से देखें तो एक्स ए मैक्सिमम है, एक्स बी छोटा है, और एक्स सी तो 0 ही है। समझ गए ना? एक्स सी तो 0 ही है। ठीक है, और इस तरह से आप समझ गए कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पे है? पॉइंट ए पे, है ना? तो ये भी कॉपी कर लीजिए। अब इसको भी आप टोटल एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं, है ना? जैसे पहले किया था। तो ये रहा फ्री फॉल ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी, और ये रहा ऑसिलेशंस ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। और टोटल एनर्जी किसके बराबर है? हाफ kxa² के। तो यहां पे आप लिख सकते हैं हाफ kxa²। यहां पे xa इज द डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द मीन पोजीशन। मतलब xa क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन की मीन पोजीशन से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो लिख लिया हम लोगों ने सब कुछ। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं। मैकेनिकल एनर्जी 2 तरह की होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ये भी पता चल गया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी हमेशा mgh नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के केस में हाफ kx² हो गई थी। हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सबके बारे में थोड़ा ज्ञान तो आपको है ही। अच्छे से ज्ञान हम लोग को इसी साल मिल जाएगा हीट एनर्जी और इंटरनल एनर्जी का, जब हम लोग थर्मोडायनामिक्स और हीट वाले चैप्टर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्लास 12th में आएगा,
न्यूक्लियर एनर्जी आप 10th में भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं और 12th में अच्छे से आएगा। केमिकल एनर्जी केमिस्ट्री में दिखाई देती रहेगी। तो ये डेफिनेशंस मैंने लिख दी हैं, बट पूरे ये अपने आप में एक एक चैप्टर हैं, अपने आप में एक एक ब्रांच हैं। जैसे आप देखते होंगे केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी होता है, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग नहीं, आपने न्यूक्लियर फिजिक्स ज़्यादा सुना होगा। सिविल एनर्जी कहाँ गई?